बताओ अब तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट? कैपेसिटर में चलिए, तो अपन ने देख लिया था कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर देख लिया था। इसके अलावा दो और प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड वन ऑफ देम इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो नेक्स्ट सेकंड वाला, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो वंस अगेन व्हाट वी कैन डू, ये दो सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो मैंने ऐसा बना दिया, और इसके साथ में इसको सराउंड करता हुआ कंसंट्रिक सिलेंडर बनाया एक और। कंसंट्रिक सिलेंडर इस तरह से बना दी। तो अभी गिवन है कि आउटर वाले के जो रेडियस है, ये जो मेटल सरफेस है उसके रेडियस मैंने b कह दिया, एंड अंदर वाले की मैंने कह दिया है a। और दूसरी बात, ये जो लेंथ है इसको मैंने l कह दिया। तो अब देखिए, पहली चीज़ तो मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम देख रहे हैं, इसकी इनर रेडियस a कर दिया, आउटर रेडियस b कर दिया। दो शेल है ये, है ना, सिलेंड्रिकल शेल हैं। जैसे पिछली बार था ना स्फेरिकल शेल, ये इस तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे कि एक पर पॉजिटिव कर देंगे, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज कर देंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये मैंने अगर Q कर दिया, एंड इसे मैंने अगर माइनस Q कर दिया, है ना, Q कर दिया और माइनस Q कर दिया, तो बच्चा सबसे पहली बात तो मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी तो मुझे चाहिए होगा कि ये सिचुएशन है क्या। मतलब तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जो सिलेंडर का शेप एंड साइज़ है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशन। मतलब ये जो गैप है, ये जो बीच वाला गैप है, इसके कंपैरिजन में जो सिलेंडर का लंबाई है वो बहुत बड़ी है। सिमिलरली इसका जो लेंथ है, वो जो लेंथ बाहर वाले सिलेंडर का भी है, वो क्या है, बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दूरी, जो इन दो सिलेंडर के बीच में जो गैप है ना, उसके कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है काफ़ी बड़ी पाई गई। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसके बीच में कैपेसिटेंस क्या लिखा जाए। तो क्या करें बताओ, कैपेसिटेंस के लिए लिखा जाता है Q is equals to C into delta V. Charge is equals to C into delta V. Now the question is कि क्या हम इस सिचुएशन में डेल्टा V निकाल सकते हैं? क्या अंदर वाले और बाहर वाले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है? निकालो, बताओ कितना आ रहा है। बरोबर एल एन तो आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपन ने बहुत गेम खेले थे, किसके साथ में, माइनस ई डॉट आर के साथ में, माइनस ई डॉट डी आर के साथ, इस तरह से बहुत गेम खेले थे। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटर से आर दूरी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर दूरी, एट आर सेपरेशन फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, तो लिखा जा सकता है, याद करो
ऐसा हमने किया था जब गॉस लॉ निकाला था ना, तब किया था। तो कि भाई बहुत बड़ी अगर चार्ज कैरिंग सिलेंडर हो तो यहाँ पर ये शेल है, तो अंदर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य आ गया था, जीरो आ गया था, और बाहर वाले पॉइंट पर आ गया था 2k लैम्डा यानी कि Q बाय एल डिवाइडेड बाय आर। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पर भी Q अगर दे दिया है तो साथ में अपन क्या कर देते ना, साथ में अपन क्या कर देते ना, लैम्डा बोल देता हूँ मैं इसको, कि यहाँ पे Q के साथ एसोसिएटेड कौन है, लैम्डा है, और माइनस Q के साथ में कौन एसोसिएटेड है, माइनस लैम्डा है। Q लैम्डा की वैल्यू Q बाय एल लिख सकते हैं अपन, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मैं उसको 2k लैम्डा बाय आर लिख दूंगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, और कोई पर्पस नहीं है। तो 2k लैम्डा बाय आर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनी है ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनी है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ 2k लैम्डा अपॉन आर, और ये आ गया डी आर, और फिर मुझे डेल्टा वी अगर चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ गए तो मैं ए से बी की तरफ गया, तो ये यहाँ से आ जाएगा ए से बी की तरफ। तो यहाँ से पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो ये लिखा क्या गया, ये लिखा गया वी बी माइनस वी ए लिखा गया। तो इसकी वैल्यू जो बनी है देखना कितनी बन गई है, माइनस 2k लैम्डा डी आर अपॉन आर, यानी कि एल एन बन जाएगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, ए से बी तक, तो एल एन ऑफ क्या लिखूँ, बी बाई ए, और ये आ चुका है वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए इतना बन गया, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा एल एन ऑफ बी अपॉन ए आ चुका है। तो दो मेटल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस प्रकार से लिख दिया है। याद करते हैं उसे, Q बराबर C इंटू डेल्टा वी को, तो Q बराबर C इंटू डेल्टा वी को, तो Q तो Q ही रहा, C तो C ही रहा, और डेल्टा V लिखते हैं तो वो आ चुका है 2k लैम्डा एल एन ऑफ बी अपॉन ए। तो ये आ गया Q बराबर C, 2k को क्या कर लेते ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा को कर देते हैं Q अपॉन L। सर Q बाय L क्यों लिखा, क्योंकि काट पाए अपन Q, है ना, चार्ज को ख़त्म कर पाए, एल एन ऑफ बी बाई ए बन गया। तो यहाँ से जो कट सकता है काट देते, Q से Q कैंसल आउट, 2 से ये 4 कैंसल आउट, तो अब क्या बचा है, यहाँ से C से मेरे पास बना, C की वैल्यू यहाँ से बनी, कितनी बनी बताओ, एल एन बी अपॉन ए। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में, वी कैन से कि इतना कैपेसिटेंस आने वाला है। अच्छा, जब कल मैंने देखा था तब मैंने आपको बताया था कि जो C की वैल्यू है क्या वो Q पर डिपेंड करती है, नहीं करती है। क्या वो डेल्टा V पर डिपेंड करती है, नहीं करती है। तो इनफैक्ट इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। एक तो देखो एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, ये L पर डिपेंड कर रहा है, B और A, लेंथ B और A, ये मतलब क्या दिखा रहा है, शेप एंड साइज पे बता रहा है कि कितनी लंबाई है, कितनी रेडियस है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, डिपेंड्स ऑन मीडियम in capacitor and shape and size of capacitor, है ना, does not depend upon what, it does not depend upon Q and delta V,
ठीक है, क्यू एंड डेल्टा वी। तो सर इस तरीके से हमारे पास समझ में आ जाएगा कि कल भी कहाँ देखा था, ये रहा, नहीं यहाँ नहीं, हाँ ये तो रहा, सी की जो वैल्यू आ गई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एप्सिलॉन नॉट 1 सेकेंड गोज यू शोज यू कि यार ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम को इंडिकेट कर रहा है कि अगर एयर नहीं होती या वैक्यूम नहीं होता, कुछ और मीडियम होता, तो इसकी जगह क्या आया था, वो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट आया था। समझते क्या बात को? अरे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे वो 4 पाई मीडियम अगर डला दिया जाए तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते थे ना? नहीं, तो अभी कोई मीडियम अगर इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट नेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से मीडियम पर डिपेंडेंसी इसकी दिख जाएगी। दूसरा मैं देखता हूँ कौन है, R1 R2 इस तरह से बने हुए हैं, यानी कि इसकी शेप एंड साइज़ पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। कहीं से कहीं तक कोई चार्ज का रोल नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस का रोल नहीं है। तो हमने इस बात को समझ लिया है कि कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसको नोट कर लिया है क्या अपन ने? कर लो जल्दी से। हाँ, इतना जोश है आज तो। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कुछ हुआ, किसी को पकड़ा क्या? क्या हुआ कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग? अरे कुछ नहीं हुआ क्या? ओ हो कर लिया करो यार, अच्छा रहता थोड़ा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं यार, क्योंकि अपना गेम बहुत लंबा है ना, अपना गेम अपना लंबा है। हालांकि आपका 1 साल तो ख़त्म हो चुका है इस गेम का, बट कर लिया करो अटेंड। थोड़ा सा मतलब मोनोटोनस लाइफ होती है ना, तो उसमें एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? मतलब जैसे अभी होता होगा ना कि अभी खूब सारा टाइम मिल रहा है, घर पर टीवी चल रही है, फलाना फलाना, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? बोलो। ऐसा होता है ना कि यार फ़ोन चला लेता हूँ, फ़ोन चलाने लगे तो आधा घंटा निकल गया, पता भी नहीं लगा। यूट्यूब चला लेता हूँ, यूट्यूब चलाने लगे तो पता भी नहीं लगता कि आधा घंटा निकल गया। टाइम फिक्स किया होता है, ठीक है, तो उससे मतलब हो जाता है काबू ना, तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही बड़ी। क्या होता है? अच्छा तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक तरीका आपके पास मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हॉस्टल में होते तो मतलब आप तो प्रॉपर औरंगाबाद से ही हो गया? अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये सिस्टम तो साथ में रहेगा जब तक कॉलेज में नहीं जाओगे। तो बाकी लोग, कोई हॉस्टल वाला है क्या? अच्छा, तो जैसे एक जनरल मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर लंबा गेम खेलना है ना तो डिस्ट्रैक्शंस आर नेसेसरी। है ना, उल्टी बात कर रहा हूँ मैं ना, मतलब कि थोड़ा सा मैं अगर समझाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, जैसे बाइक्स के वीडियो से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं उनको देखना ही बंद कर दूँ, है ना, देखना ही बंद कर दूँ, तो दैट इज़ वन वे टू लिव कि हाँ यार मैंने उसको सब कुछ वीडियो छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया ना। बट व्हाट हैपन्स कि आफ्टर सम टाइम
कि मतलब जैसे मान लो मैं पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ या सिर्फ इसी जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, देन व्हाट हैपन्स कि सारी लाइफ हो जाती है मोनोटोनस। मोनोटोनस समझते हैं क्या? मैथ्स में ये टर्म यूज़ करते हैं ज़्यादा इसे। मोनोटोनस मतलब एक जैसे है ना, एक जैसी सी हो गई आप थोड़े मतलब मतलब एक ही फ्लो में चल रही है लाइफ, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो व्हाट हैपन्स कि आपका जो दिमाग है ना, फिर वो एफिशिएंसी उसकी डाउन होने लग जाती है। जब अगर उसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिलता ना, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है। तो अभी अगर अपने को लंबा गेम खेलना है ना, अपने को अगर लंबा गेम खेलना है तो बीच बीच में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आर ओके, सच दैट कि वो जो मोनोटोनस लाइफ में एक्साइटमेंट डाउन हो रहा है ना, तो उसको वापस से अप करके फिर वो वापस चीज़ें कर देंगे। तो क्या समझे, क्या सेंस कर हो लग रहा है इस बात में मैंने क्या कहा, है ना? तो हाँ, तो लेकिन क्या है ना, कई बार हाँ हाँ, तो कभी क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस में आप लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब वो हाथ से निकल ही जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस का करने का जो गेम है ना, वो परफेक्ट रहता है। मतलब अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर पाए ना कि हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के साथ में अगर आपने अपनी पढ़ाई कर ली, तो दैट इज़ द परफेक्ट वे टू डू इट। बट ध्यान रखना कि एट दिस एज पता नहीं है आपको कि मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है और कैसी नहीं है, तो इट मे एक्चुअली कि डिस्ट्रैक्शन ही है, सर ने कहा था डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो आज घर पे मम्मी से बोल रहे हैं कि सर ने बोला था ये सही है पढ़ाई के लिए तो मेरे नाम लेके घर पे ऐसा कुछ मत बोलना, है ना? बस कहने का मतलब ये है कि हाँ यार, दिन में अगर आधा घंटा करना है तो जैसे मान लो कुछ भी अपना होता है कि किसी को अब कुछ शौक होता है, किसी को कुछ शौक होता है, तो इफ़ यू नो यूज़ योर टाइम वाइजली एंड बैलेंस इट आउट, तो उससे क्या होता है ना, जो आप एक्चुअली जो पर्पस कर रहे हो, जैसे मेरा जॉब का पर्पस है, जो अच्छे से पढ़ाने का मेरा रीज़न है, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, उसमें ना ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ज़्यादा फ्रेश माइंड के साथ में और पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ने भी बैठते हो, तो मान लो दिन भर आप पढ़ रहे हो, दिन भर आप पढ़ रहे हो, दिन भर आप पढ़ रहे हो, ऐसे सीक्वेंस चले गए 10 15 20 दिन, एक महीना चला गया, तो व्हाट हैपन्स कि अगले जब 10 दिन और बैठोगे तो आपका टाइम तो उतना ही बैठ रहे हो, नो डाउट, बट व्हाट हैपन्स कि आपका जो दिमाग है वो एफिशिएंटली डाउन हो जाता है। तो बीच में आधा घंटा या बीच में 1 घंटा आपने 10 दिन के बीच में या 15 दिन के बीच में या इस तरह से एक मूवी डिसाइड कर ली कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो जो थोड़ा सा चेंज होता है ना लाइफ में, वो थोड़ा सा क्या है, आपको बूस्टअप करता है, फ्रेश कर देता है अपनी नए काम करने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शंस आर ओके, आप जब तक उसको बैलेंस करके पा रहे हो, है ना, बैलेंस करके रख रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस आर ओके। तो मतलब उसको बंद करोगे ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना, कि भाई जैसे मान लो कि मैंने बंद नहीं कर दिया, बाइक्स के वीडियो नहीं देखने वाला मैं, है ना तो व्हाट विल हैपन कि यार वो दिमाग में वही चलता रहेगा, अरे यार एक तो देख लेता हूँ अरे यार क्या चल रहा है आजकल, देख तो नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा है, अब सबके अपने अपने शौक हैं, किसी और को कुछ पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद है, तो रिलेट टू दैट एंड होपफुली मतलब आप अपनी स्टडीज़ को बैलेंस आउट करके थोड़े पीस ऑफ माइंड के साथ में अपन सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, शायद सेंस बना इस बात का, बना क्या? ठीक है, तो मतलब इट इज़ अप टू यू कि कितना करना है, मतलब डिसाइड कर लोगे ना, थोड़ा बैलेंस करके करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल, लेकिन बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ नॉट ईजी टास्क। सो मतलब थोड़ा सुपरविजन के साथ में सही है, जैसे अभी आपके सुपरविजन चल रहा है घर का, तो दैट इज़ वंस अगेन ओके, है ना तो देखो अभी अपन ने देख लिया था, क्या देखा था, स्फेरिकल कैपेसिटर, देन वी अंडरस्टूड अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर। इसमें क्या होगा कि ऐसा इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर एक प्लेट है, दिस इज अनदर प्लेट, दो प्लेट हमारे सामने हैं, एक पर हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इसका जो एरिया रखा है, इसका जो एरिया रखा है
इक्वल रख दिया है, इसका एरिया ए एंड एरिया ए, दोनों का एरिया ए है, और इनके बीच का जो सेपरेशन रखा गया दैट इज़ डी। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा क्लियरली इजीली बनाता हूँ, इजीली जो हम समझ पाएँ। ये मैंने बना दिया, दिस इज़ वन प्लेट एंड दिस इज़ अनदर प्लेट। यहाँ पर मैंने दिया है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर मैंने दिया है माइनस क्यू चार्ज, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज़ डी। ठीक है, तो अभी क्या बोलता हूँ कि यार ये जो D है ना, D इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ प्लेट। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये लाइंस वाला जो डायग्राम बनाया राइट हैंड साइड वाला कैसे बनाए। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसका एरिया दे दिया, डी दे दिया, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। इन दोनों की मदद से एक कैपेसिटर बना, तो हम देखना चाहते हैं कि बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। और मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है कि D इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट। तो इट इज़ नाउ योर जॉब, अभी जल्दी से बताइए कि कैसे ये करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ए एप्सल नॉट, ए एप्सल नॉट, हाँ बरोबर। चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन हमारे पास एक ही फंडा है, Q बराबर C इंटू डेल्टा वी। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि यार इनके बीच का डेल्टा वी कितना है। इसको मैंने प्लेट नंबर 1 कह दिया, इसको प्लेट नंबर 2 कह दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी होगी यहाँ पे, कहाँ से कहाँ जा रही होगी। अरे बोलो बाबा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन चुकी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सर दोनों जोड़ क्यों दिए, सेम डायरेक्शन में, बरोबर। तो यहाँ से एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो मुझे सिर्फ इन्फानाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। और इसी बात के लिए मैंने आपको ये हिंट पहले ही दे दिया कि जो सेपरेशन है यानी कि इनके बीच की दूरी है बहुत 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 छोटी है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, इन्फानाइट प्लेट की तरह हम लिख सकते हैं। मतलब सेपरेशन के कंपैरिजन में हमारे पास में वो जो प्लेट का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये है कि ऐसे मान लो कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, और ऐसे 4 फ्लोर तो बहुत ज़्यादा लगते नहीं अपने को। तो ऐसे इमेजिन करो कि उसके नीचे जो है एकदम पास में जाके, उस बिल्डिंग के दीवार के पास में जाके ऐसे एकदम खड़े हो गए और चींटी को खड़ा कर दिया वहाँ पे, है ना, चींटी को खड़ा कर दिया अपन ने। तो अब चींटी को ले तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना यार, तो बिल्कुल इन्फानाइट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं कि इनके बीच की दूरी D जो है वो बहुत 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 छोटी है। दैट इज़ वाई हम इस प्लेट को इन्फानाइट कंसिडर करते हुए अपना काम निकाल सकते हैं। तो वो लिखा जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों का सिग्मा सेम है या अलग है ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज Q है और चार्ज Q है, और चार्ज Q और माइनस Q है, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहूँ तो कैसे बनेगा बताओ। इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना बनेगा, आउटर प्लेट पर 0 बनेगा। क्या बनता है, टोटल चार्ज बाई 2, तो प्लस Q माइनस Q बाई 2 यानी कि 0 यहाँ बन जाएगा और 0 इधर भी बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आया है वो कितना हो जाएगा, प्लस Q रहेगा, और यहाँ का जो चार्ज आया है वो माइनस Q रहेगा। समझे ना। तो इस तरीके से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, और अब मैं देखता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है वो आ चुकी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ चुकी है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा वी अगर लिखा जाए तो वो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी कितना D,
इंटू दूरी कितना डी आ गया, समझे क्या? अरे बोलो। तो यहाँ से इसे यूज़ करते हैं, Q इज इक्व टू सी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू आ गई सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, Q को लिखा मैंने ये तो Q ही रहने दो, सिग्मा को लिख दिया Q अपॉन एरिया D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q से Q खलास, इधर से C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वंस अगेन, क्या ये चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट, दैट शोज कि वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया अपॉन डी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करने वाला है। यानी कि शेप एंड साइज चेंज कर दिया जाए तो वी विल गेट कि हाँ भैया यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, बट उस पर अगर चार्ज चेंज कर दिया जाए तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कैपेसिटेंस बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। डन। अरे डन हो गया बाबा। हाँ देखो, अब क्या है, मैं एनर्जी की बात करता हूँ। तो एनर्जी क्या लिखा था फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए? अरे निकाला था ना अपन ने, हाफ सी वी स्क्वायर, एक और था, अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड लिखता हूँ, बोलो यार ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। एनर्जी स्टोर्ड अगर लिखा जाए तो क्या होगा? एक तो हो चुका है हाफ सी और वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आ गया, या क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ क्यू वी। है ना, कर रखा है ना पहले। अरे यार ऐसे चुप बैठे रहोगे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे देता इससे अच्छा तो आपको। हाँ अरे ये आ गया ना बाबा, ये हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर।
अच्छा, अब दूसरी चीज़ बताइए, जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किस रूप में हुई है, किसकी मदद से हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बच्चा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमारे पास में एनर्जी स्टोर हुई है। हमारे दो प्लेट लगाने का पर्पस ही यह था कि उस छोटे से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, अदरवाइज तो एक प्लेट से भी काम हो रहा था। तो हमने दो प्लेट इसलिए लगाई हैं ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो छोटे सी जगह में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होने वाली है। अब बात करते हैं कि जो हमने ये चार्जेस मान लिए ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू जो हमने मान लिए, वो ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर ही इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब यहीं पर ही पैदा हुए थे, कभी ना कभी तो यहाँ पर लाए गए होंगे। तो जब ये चार्ज इस पर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो इसमें एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आ गई तो किसी ने तो दी होगी, इसके पास खुद से तो पैदा नहीं हुआ होगा ना ये एनर्जी लेके। तो ये जो एनर्जी देने की प्रोसेस है, किसी कैपेसिटर को एनर्जी देने की प्रोसेस है, उसे कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो हमने ये चार्जेस मान लिए ना, क्यू और माइनस क्यू, ये खुद से तो नहीं आने वाले। कभी ना कभी तो यहाँ पे कोई चार्ज ज़ीरो रहा होगा, फिर कभी कभी चार्ज आए होंगे तो खुद से तो नहीं आए हैं। तो ये जो चार्ज दिया गया, इसकी एनर्जी बढ़ाई गई, तो इसका मतलब कोई ना कोई बाहर में ऐसा फैक्टर था जो कि इसकी एनर्जी बढ़ाने का काम कर रहा है, और यही एनर्जी बढ़ा के यहाँ पर क्या हो गई है, एनर्जी स्टोर हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। किसके लिए? फाइनाइट प्लेट के लिए। क्या आगे बताना क्या? अरे ये फाइनाइट ही तो है बच्चा, ये प्लेट्स है ना। हाँ, अरे तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना, है ना, कुछ अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हमारी सब आइडियली रहेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें एयर ड्रैग को अपन ज़ीरो ले लेते हैं और हाँ उसको मतलब उसको एनालाइज कर लेते हैं। अब एयर ड्रैग को कंसिडर भी कर लिया जाए तो उसके आसपास चलता जाएगा, वो उसका जो मोशन रहा, जो हमने स्टडी किया, उसके आसपास चलता जाएगा। तो अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को सर्किट में ड्रॉ किया जाता है ना, तो इस तरह से किया जाता है कि ये दो प्लेट इस तरह से बना दी मैंने और ये सर्किट में ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा, एक तो कैपेसिटर दिखा, मैंने उसका मान लिया कैपेसिटेंस C है। दूसरा क्या दिखा, मुझे एक बैटरी दिखी जिसका EMF E है, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये जो ओपन दिख रहा है ना, ये स्विच है, और स्विच को ऐसे मैंने बंद कर दिया। तो स्विच बंद कर दिया तो बताइए सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? स्विच क्लोज करने के बाद में, मतलब लैंग्वेज का मतलब समझना चाहता हूँ कि इफ स्विच इज क्लोज्ड तो इसका मतलब उस स्विच में से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जैसे वो बोलते हैं ना बटन बंद कर दो घर पे, है ना, तो अपने घर पे बोलते हैं बटन बंद कर दो, तो वो बंद हो जाता है, लाइट वाइट सब बंद हो जाती है, स्विच में से करंट फ्लो करना बंद कर जाता है। बट ये लैंग्वेज यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये उल्टा मीनिंग आता है उसका, है ना, कि भाई हमने यहाँ से स्विच क्लोज कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे सर्किट को ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स यहाँ से करंट जाने वाला है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस बात का डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ, कि घर पे जो स्विच ऑफ होता है और यहाँ स्विच ऑफ होता है वो अलग है ना, स्विच, ठीक है, स्विच क्लोज करने का मतलब। अब मैं बात करता हूँ कि इनिशियली इसको क्या कर रखा था, अनचार्ज किया हुआ था, है ना, ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, फिर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो ये फाइनली, ये तो इनिशियली ऐसा दिखा और ये रहा फाइनली ऐसा रहा। और ये बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दी है, इसका EMF है E और ये जो कैपेसिटेंस है वो है C। अच्छा बताइए, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी तो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा, है ना, बैटरी का पोटेंशियल E इसने दे दिया, तो वो कहाँ चला गया, C के पास चला गया। मतलब ये KVL लगा सकते हैं ना यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर इस तरह से घूमते हैं तो देखिएगा क्या होगा,
बैटरी आई, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, तो वहाँ पर चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या, चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे तो बैटरी क्या खुद से चार्ज प्रोड्यूस करती है क्या? नहीं करती है, बैटरी सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इस प्लेट से यानी कि नेगेटिव प्लेट से ये राइट हैंड साइड वाली प्लेट जुड़ी हुई है, एंड पॉजिटिव प्लेट से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट जुड़ी हुई है। इन दोनों का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या? ये दोनों प्लेट का आपस में फिजिकल कांटेक्ट है क्या? चाहे आप ऊपर देख लीजिए इस चीज़ को, इन दोनों आपस में फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या इन दोनों के बीच में कोई चार्ज फ्लो कर सकता है क्या एक प्लेट से दूसरी प्लेट में? नहीं जा सकता। तो अभी क्या होगा कि देखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है यहाँ पर बैटरी खुद उसको मूव करवा देगी चार्ज को, इस प्रकार से, है ना। चार्ज ये मान लीजिए कुछ हमने डी क्यू ले लिया, ये मान लीजिए यहाँ से कुछ डी क्यू चार्ज, कौन सी वाली प्लेट से? ये राइट वाली प्लेट से। इस डी क्यू प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी के अंदर में कहाँ बनी है? इधर बनी हुई है। याद करो, ईएमएफ वाली बात कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रान्यूअस फोर्सेस। तो इसकी वजह से चार्जेस इधर मूव किया, चार्जेस इधर मूव किया तो चार्ज का पोटेंशियल बढ़ गया, चार्ज का पोटेंशियल बढ़ गया। तो हम चार्ज का पोटेंशियल बढ़ाना ही चाहते थे। क्यों? क्योंकि बेटा इसको चार्ज करना है ना, और ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर ना आ जाए। गॉट इट? तो यहां से मैंने इसका चार्ज अगर मान लिया कुछ प्लस क्यू आ गया, तो क्या राइट हैंड साइड वाली प्लेट का चार्ज मैं बता सकता हूं कितना होगा? कितना होगा? माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू क्यों होगा? बिकॉज चार्ज, ध्यान दीजिए, इस तरह से फ्लो कर रहा है। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस कर नहीं सकती, बैटरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज फ्लो करवा सकती है। तो अगर एक साइड में प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो प्लस क्यू चार्ज गायब हुआ होगा, और प्लस क्यू चार्ज गायब होने की जगह कहाँ बची? मात्र और मात्र यहाँ बची हुई है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, है ना। किसी भी प्लेट से जो न्यूट्रल थी उसमें से प्लस चार्ज हटा दो तो वहाँ माइनस बच जाएगा। तो इसका मतलब इस प्लेट में से, राइट हैंड साइड वाली प्लेट में से पॉजिटिव चार्ज अगर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। समझे क्या? और अगर मैं केवीएल लिखता हूं और इस पॉइंट से शुरू करता हूं और ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो बताइए क्या लिखा जाए केवीएल की इक्वेशन? नहीं, राइट वाली प्लेट, एक मिनट, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, बैटरी चार्ज नहीं दे सकती। बैटरी के अंदर चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट जा सकता है, ये कंफ्यूजन हटा दे, है ना। दो बैटरी के अंदर में चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट जा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कैपेसिटर के अंदर था कि भाई एक प्लेट से दूसरे प्लेट में नहीं जा पा रहा, बैटरी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जब चार्ज इधर से एंटर किया तो इधर जा सकता है, अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए जा सकता है, तो यहाँ पहुँच गया। तो अब मैं केवीएल लिखता हूँ और इस पॉइंट से करता हूँ शुरू, है ना। इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, ए पॉइंट से शुरू करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताइए केवीएल की इक्वेशन क्या लिखें? प्लस ई, फिर कैपेसिटर के पास पहुंचे, इस वायर में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया, कैपेसिटर के पास पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं हम? कैपेसिटर में ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की प्लेट की तरफ जंप कर रहे हैं हम? पॉजिटिव से नेगेटिव बब्बा, ऐसे घूम रहे हैं ना अपन। तो ऐसे घूमा तो पहले पॉजिटिव के पास पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचा? नेगेटिव के पास पहुंचा। समझे क्या? अरे इतना समझे ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो इस डायरेक्शन में जाने की वजह से बताइए पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए कि ऑपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कितना कम होगा? Q/C। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा कम हुआ और Q/C कम हो गया। फिर वापस ये मिला के कितना होना चाहिए?
0 0, वापस पॉइंट ए तक आ गए ना, हम ए से शुरू किया था, वापस घूम के वहीं आ गए। तो यहाँ से आ गया E इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू बाई सी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। E क्या है? E है EMF ऑफ द बैटरी। इसका मतलब चार्ज फाइनली तब तक फ्लो किया है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि यार चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर हो गया कि बैटरी के अक्रॉस जितना है उतना ही अगर कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ गया, तब चार्ज फ्लो कर देगा, रुक जाएगा, चार्ज फ्लो करना रुक जाएगा। समझे क्या? तो यहां से मेरे पास E आ चुका है, इसका मतलब Q की वैल्यू अगर देखें तो वो आ चुका है C इंटू ई। तो दिस इज द चार्ज अवेलेबल एट द कैपेसिटर। ठीक है, कब तक चार्ज फ्लो करेगा बोलो? बरोबर जब तक का बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर ना आ जाए। और फिर जब ये बराबर हो गया तब चार्ज फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या? उस सिचुएशन में करंट कितना होगा बोलो? 0 होगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि जब कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, और वो कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। जब एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो डेल्टा वी अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू डेल्टा वी अक्रॉस बैटरी कह सकते हैं। एंड देन कैपेसिटर में फुल्ली चार्ज आ चुका है, अब फर्दर कोई नहीं चार्ज आ रहा है, देन नो फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज, हेंस इन fully charged situation current flow is 0। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मतलब करंट फ्लो कैसे कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो जुड़ी हुई थी नहीं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैपेसिटर और राइट हैंड साइड ऑफ द कैपेसिटर ये तो जुड़ा हुआ था नहीं, तो करंट फ्लो हुआ कैसे? तो एक्चुअली देखना बड़ा अच्छा लगेगा ये जान के कि यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम था। मान लीजिए अपन ने जैसे ही कनेक्ट किया, ये इसको कनेक्ट कर दिया, तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों पे अभी चार्ज 0 है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इनफैक्ट पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तो यहाँ से चार्ज फ्लो इधर जाना शुरू करेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पर देखना कि मान लीजिए अगर 1 कूलाम चार्ज इधर से निकला तो यहाँ से 1 कूलाम इधर गया, यहाँ से 1 कूलाम इधर गया और यहाँ से 1 कूलाम इधर पहुँच गया। तो जैसे ही यहाँ से 1 कूलाम निकला तो यहाँ से -1 कूलाम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहा है। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई करंट की ज़रूरत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेट से चार्ज को निकाला और दूसरे पे डाल दिया, एक प्लेट से निकाला दूसरे पे डाल दिया, तब तक जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं अगर देखता हूँ कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज थ्रू बैटरी, कोई बता पाएगा कितना गया होगा? Q गया होगा, और Q की वैल्यू CE आ गया। इतना ही तो गया बाबा कि 1 कूलाम अगर यहाँ से गया तो 1 कूलाम इधर पहुँचा। 1 की जगह अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर Q चार्ज आ चुका है, इसका मतलब बैटरी से कितना फ्लो किया होगा? Q चार्ज गया होगा। अरे बोलो,
तो बैटरी से अगर Q चार्ज गया तो बताइए यहाँ पर बैटरी एज अ सोर्स बिहेव करती है कि एज अ लोड बिहेव कर रही है? कैसे पता? कैसे पता लगा एनर्जी दे रही है? दैट बरोबर, बड़ी सिंपल सी बात थी, इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना रहे हैं कि बैटरी में अगर चार्ज लो पोटेंशियल से एंटर करके हाई पोटेंशियल से अगर बाहर निकलता है, दैट मीन्स चार्ज का पोटेंशियल बढ़ा दिया गया, दैट मीन्स चार्ज की एनर्जी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, समझे ना? तो ये बात अपन ने वही देखी थी, है ना? तो हालांकि तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रिसाइज तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतने में एक स्टेटमेंट में बात खत्म हो जाती। तो मैं अगर लिखता हूँ कि एनर्जी प्रोवाइडेड है बैटरी ने, बैटरी एज अ सोर्स बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, या इसको और लिख सकते हैं, या वर्क डन बाय बैटरी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो बोलिए क्या होगा ये? बरोबर, याद करो उसमें भी क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो ये आ जाएगा Q इंटू E आ जाएगा। इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलो। और Q की वैल्यू कितनी आ गई? ये थी CE और ये E, तो ये आ गया CE स्क्वायर आ गया। तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी या वर्क डन बाय द बैटरी बन चुका है CE स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना बना है? बरोबर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर यानी कि E, तो ये आ गया हाफ CE स्क्वायर। कितना आ गया? हाफ CE स्क्वायर आ गया। तो अब मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि सोचो यार, तुम्हारे को पापा ने तुम्हें 100 रुपये दिए, है ना, पार्टी करने के लिए, मज़े मारो, और तुम्हारे तक पहुँचते ऐसे मेरे हाथ उधर पापा के हाथ से दिए और तुम्हारे हाथ तक पहुँचे, तो तुम्हारे हाथ में 50 रुपये ही पहुँचे, तुम्हारे हाथ में 50 रुपये ही पहुँचे, पापा के हाथ से तो 100 रुपये निकले और तुम्हारे हाथ में 50 रुपये ही पहुँचे। तो यहाँ पर भी वैसा ही सीन हुआ है कि देखो बैटरी ने तो कितनी एनर्जी दी? CE स्क्वायर। कैपेसिटर के पास कितनी पहुँची? हाफ CE स्क्वायर। तो तुम्हारे 50 रुपये कहाँ गए थे? मम्मी ने बीच में काट लिए अब यहाँ कौन काटने वाला है बताओ? समझ रहे हो ना बात को? क्या पूछना चाहता हूँ? है ना, पापा मम्मी का तो समझ में आता है कि भाई तुम्हारे पास में पूरे पैसे पहुँचने नहीं दे रही हो लेकिन यहाँ कौन है? वकडन किसका? वकडन बोलो। बोलो बाबा। एनीवन कुछ भी करना चाहेगा? अरे कुछ भी गैस मार दो यार, सही होना जरूरी थोड़े ना है, मेहनत करना जरूरी है।
कुछ भी, अपने तो खासकर वो भी पढ़ा है यार, एक्सरे भी पढ़ा है, एक्सरे पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना मॉडर्न फिजिक्स। हाँ तो मॉडर्न फिजिक्स में भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था आपको। हाँ बोलो बोलो। देखो जैसे ही स्विच कनेक्ट किया, तो स्विच कनेक्ट किया तो बैटरी के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बोलो। अरे यार चुप बैठे रहो, ई रहेगा, बैटरी के अक्रॉस तो ई रहा ना। और अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर में इनिशियली कोई चार्ज था क्या? नहीं था। तो कैपेसिटर में इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज शून्य, जीरो। समझे? अब हुआ क्या कि अब जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया तो एकदम चार्जेस को धक्का लगा, एकदम से चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, एकदम से चार्जेस एक्सेलरेट हो जाएंगे, है ना? समझ रहे हो ना कि यहां पर जैसे शुरू में यहाँ तो शून्य चार्ज है और यहाँ पर ई आ गया, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर से एकदम से बैटरी जैसे ही कनेक्ट करी, चार्जेस को बहुत तेज़ी से धक्का लगेगा और उस धक्के की वजह से वो क्या होंगे, मस्त तरीके से एक्सेलरेट होंगे। और जैसे ही एक्सेलरेटेड चार्जेस की सिचुएशन आती है तो किसको याद करना पड़ेगा हमें? एनीवन? अरे यार खूब बार याद किया यार मैंने भी। किसने को? हाँ मैक्सवेल। बोर मॉडल जब मैंने बताया था तब भी ये बताया था कि रदरफोर्ड भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो रदरफोर्ड ने कहा था एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन एटम में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा एक्सरे में भी अपने को आया था ये चीज़। कहाँ पर आया था बताओ? बोलो, एक्सरे में कहाँ आया था? शिट भाई सब भूल गए क्या? अरे एक्सरे पढ़ा है ना अपन ने, ये किसी और क्लास में पढ़ा है मैंने? हे भगवान, ऐसे शांत मर गए साहब के सब। हाँ तो क्या था भाई, एक्सरे में अपन ने दो टाइप की एक्सरे पढ़ी थी, कौन कौन सी? और क्या कैरेक्टरिस्टिक, और आगे क्या दूसरा कौन सा? अरे बाप रे, कंटिन्यूस। पेज पलट के देख लेते यार अगर याद भी तो नहीं आ रहा तो आप कंटिन्यूस में याद करो, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है और वो एक्सेलरेटेड सिचुएशन में आ जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और वही एनर्जी जितनी कम हुई वो फोटोन में निकल गई और उसी को कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं अपन। याद आया क्या ऐसा कुछ? v0 स्पीड से आया, v' से गया, ऐसा उसकी स्पीड में चेंज हुआ, स्पीड में चेंज हुआ तो एक्सलेट हुआ होगा, एक्सलेट हुआ तो रेडिएशन निकला होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है? अरे गधो तुम लोगों को ही पढ़ाया मैंने है ना? फिर तो आज का पेपर में बैंड बज जाएगी तुम्हारी अगर ऐसी हालत है तो। मॉडर्न में उसमें सब कुछ है उसमें। तो मॉडर्न क्यों ना डालें? मॉडर्न पढ़ाया है इसीलिए कि पहले पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मॉडर्न की इंपॉर्टेंस मैंने पहले ही बता दी, अब कितनी बार बताऊं तुम्हें? तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, सडन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से बर्स्ट ऑफ चार्ज होता है। बर्स्ट ऑफ चार्ज मतलब
एक्सेलरेटेड फॉर्म में चार्जेस बहुत तेज़ी से यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं। और सिंस चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड फॉर्म, तो मैक्सवेल बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है कि दोज एक्सेलरेटेड चार्जेस एमिट रेडिएशन, और वही रेडिएशन में यहाँ पर एनर्जी लॉस होने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि पापा ने 100 रुपये दिए लेकिन तुम्हारे हाथ में पहुँचे हाफ सी स्क्वायर, यानी कि आधे ही पहुँचे, तो ये जो लॉस हुआ, तो मैं लिखता हूँ लॉस ऑफ एनर्जी, वो लिखा जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय बैटरी इज सी ई स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी ई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, हाफ सी ई स्क्वायर। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि आधी एनर्जी तो लॉस हो चुकी है। गॉट इट? लिख लीजिए, कहाँ से लिखना है बताओ? यहाँ से? स्क्रीनशॉट ले लो, अब तो टाइम आगे बढ़ गया अपना। सर भी आ जाएंगे अभी। आ गए सर, तो बताओ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, नीचे कर रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला डाउट क्लास अपन रखते हैं, कब रखें तुम बताओ? आप लोग बताओ, तब तक जितना टाइम सफिशिएंट चाहिए शीट करने के लिए वो निकाल लो, उसके बाद कर लेना। गुरुवार को तब तक हो जाएगा ना मॉड्यूल? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए ख़त्म। थर्सडे को अपन रखते हैं डिस्कशन क्लास, जिसमें कि खासकर आप ध्यान दीजिए, S1 तो अपन नहीं हो ही गई होगी लगभग, O1 O2 पर खास ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है।